अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मेरी सर्विस का ये वाहिद केस था जिसके आगे मैंने हथियार डाल दिए थे और मैं हाथ पांव छोड़कर बैठ गया था। ये भारत के एक दूर दराज कस्बे का केस है। वहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू राजपूतों की थी और मुसलमानों की आबादी भी खासी थी। ये शायद मुसलमानों के असरात थे कि वहाँ के पेशतर हिंदू और आम हिंदुओं से वो मुख्तलिफ थे। वो गोश्त तो नहीं खाते थे लेकिन इनके खाने पीने के तौर तरीके मुसलमानों जैसे थे। आम हिंदू की फितरत में घुटन और मक्कारी ज़रूर होती है। वो ज़मीन के नीचे से किया करता है और सामने आकर हाथ जोड़कर झुक जाता है। इस कस्बे के हिंदू ऐसे नहीं थे। वो मुसलमानों के वैसे ही दुश्मन थे जैसे हर हिंदू होता है, मगर इनका अंदाज आम हिंदुओं जैसा नहीं था। इनके दिलों में मुसलमानों की नफरत थी, लेकिन इजहार किसी और तरीके से होता था। आम हिंदू अदावत की बिना पर मुसलमानों की तरह किसी को कत्ल नहीं किया करता था, क्योंकि हिंदू इतनी दिलेर कौम नहीं। मैं जिस कस्बे की बात कर रहा हूँ, वहाँ के हिंदू राजपूतों में ऐसी दिलेरी पाई जाती थी कि ज़रूरत पड़ती तो आपस के झगड़े डांग सोटे से तय कर लिया करते थे। एक रोज़ एक हिंदू थाने में आया, कहने लगा कि उसका जवान बेटा लापता हो गया है। उस जमाने में जवान बेटे और जवान बेटियां आज की निस्बत बहुत कम लापता हुआ करते थे। मैंने सुना कि लापता होने वाला जवान बेटा था तो पहला ख्याल यही आया कि खुद ही कहीं चला गया होगा। मैंने पूछा कि वो कब गायब हुआ है, तो बाप ने बताया कि 5-6 दिन गुजर गए हैं। बाप को भी मेरी तरह शक था कि कहीं चला गया होगा, इसीलिए उसने 5-6 दिनों बाद महसूस किया कि कोई गड़बड़ है। लापता होने वाले का नाम सुरेश था। उसके मुतालिक जो मालूमात मिली वो ये थी कि उसकी उम्र 23 साल थी, शादीशुदा था, शादी को 1 साल गुजर गया था, बीवी की उम्र 18-19 साल थी और वो खूबसूरत लड़की थी। सुरेश किसी भी पहलू से खूबरू नहीं था। रंग सांवला और नक्शो निगार में कोई खास बात नहीं थी। उसका जिस्म गठा हुआ था। उसके बाप ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई जिसमें वो अकेला खड़ा था। ये कार्ड साइज तस्वीर थी जो बाहर सड़कों पर कैमरे रखे हुए किसी फोटोग्राफर से उतरवाई गई थी। मेरे पूछने पर बाप ने बताया कि इनकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसे यूं गायब कर देता। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी कोई ऐसी बुरी नहीं थी कि घर से भाग जाता या कहीं जाकर खुदकुशी कर लेता। इससे पहले वो कभी बाहर नहीं गया था, क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार कहीं बाहर नहीं था। उसका कोई अजीज दोस्त भी किसी दूसरे शहर या कस्बे में नहीं था कि उसके पास चला गया होता। उसके बाप ने बताया कि कोई होता तो भी वो न जाता। वो कभी भी रात को घर से गैर हाजिर नहीं हुआ था। हो सकता है उसकी अपनी किसी दोस्त के साथ दुश्मनी हो, मैंने पूछा। क्या आपको उसके किसी दोस्त पर शक है? मैंने देखा कि वो जवाब देते हुए झिझक रहा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो या जैसे फैसला न कर सकता हो कि ये बात बताए या ना बताए। मैंने उसकी झिझक को भांपते हुए उसकी हौसला अफजाई की, मगर वो कभी मुस्कुराता था और कभी संजीदा हो जाता था। अगर आप बुरा न मान जाएं तो कहूँ, उसने खुशामदियों जैसे लहजे में कहा। आप भी तो आखिर मुसलमान हैं। मैंने बड़ा लेक्चर देकर कहा कि वर्दी में मेरा कोई मजहब नहीं और अगर वो कोई बात दिल में रखेगा तो उसे उसका बेटा नहीं मिलेगा। वो फिर भी बात करते हुए डरता रहा। मेरा एएसआई हिंदू था। मैंने उसे बुला लिया और कहा कि इसका डर दूर करे। उसकी शह पर उसने बात की। सुरेश की दोस्ती मुसलमान लड़कों के साथ थी। उसने कहा, हम लोग अपने लड़कों को मुसलमान लड़कों के साथ दोस्ती से मना किया करते हैं। मुसलमान गोश्त खाने वाली कौम है, इसीलिए मुसलमानों में ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं जो हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने उसकी और ज़्यादा हौसला अफजाई की और कहा कि हिंदू और मुसलमान में जो फ़र्क है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने काम की बात सुनना चाहता हूँ। मुझे उन मुसलमान लड़कों के नाम बताओ जिनके साथ सुरेश की दोस्ती या दुश्मनी थी। ये भी बताएं कि दुश्मनी कैसी थी। क्या दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने या उनमें से किसी एक ने उसे कहीं गायब कर दिया है? मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी दुश्मनी किसी के साथ थी या नहीं, उसने जवाब दिया। वो ज़्यादातर इन्हीं के साथ रहता था। मैंने सुना है कि वो ताश खेलते थे। ऐसा हो सकता है कि वो जुआ भी खेलते हों और जुएबाजी में इनके दरमियान कोई गड़बड़ हो गई हो।
आप जानते हैं कि मुसलमान बदमाशी में आखिरी हद तक पहुंच जाया करते हैं। उसने बात पते की कही थी। ये इशारा बड़ा अच्छा था। उसने मुझे सुरेश के 3 दोस्तों के नाम बताए। मैंने उससे कुछ और ज़रूरी बातें पूछकर रिपोर्ट दर्ज कर ली और जो कागजी कार्रवाई करनी थी कर ली। ये हिंदू दरमियाने दर्जे का दुकानदार था। उसने अपने बेटे की शादी एक अमीर आड़ती की बेटी से की थी। सिर्फ एक शक रह गया था। हिंदू आड़ती, थोक फरोश और साहूकार हफ्ते में एक बार इर्द गिर्द के देहातों में वसूलियों के लिए जाया करते थे। मुझे शक हुआ कि सुरेश वसूलियों के लिए गया होगा और वापसी में रहसनों के हत्थे चढ़ गया होगा। उसके बाप ने ये कहकर मेरा शक रफे कर दिया कि देहात के किसी भी दुकानदार के साथ उसका कारोबार नहीं और वो साहूकारा भी नहीं करता। सुरेश के 3 दोस्त मेरे बुलावे पर थाने में आए। तीनों मुसलमान थे। इनमें से मैंने अलग अलग पूछगछ की इनमें से एक रिसालदार मेजर का बेटा था। बाप सर्विस में था। उसकी ज़मीन खासी थी जिसकी देखभाल के लिए ये नौजवान घर पर रहता था। उसकी माँ और बहन भाई भी कस्बे में ही थे। रिसालदारों और सूबेदारों के बेटे अमूमन खुदसर और आवारा हुआ करते थे। जब जवान होते थे तो फौज में भर्ती करा दिए जाते थे। 18-19 साल की उम्र का ये नौजवान भी अमीर ज़्यादा लगता था। दूसरा एक जमींदार का बेटा था। उसका अंदाज भी अमीर ज़्यादा वाला था। और तीसरा एक खुशहाल बेवा का बेटा था। तीनों को देखकर मेरा पहला तासुर यही था कि अय्याश, खुशतबे, बेफिक्रे और आवारा हैं। मुझे बताया गया था कि सुरेश में खूबसूरती वाली कोई बात नहीं थी। ये तीनों नौजवान शक्ल सूरत और जिस्मों के लिहाज से पुरकशिश थे। इससे मेरे जहन में सुरेश की बीवी के मुतालिक कुछ और शुकूक पैदा हुए। तीनों को देख के मैंने अलग अलग अपने पास बिठाया और इनके साथ अपने हमजोलियों की तरह बातें की। इनमें से हर एक मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। तीनों ने एक ही जैसी बातें बताईं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सुरेश जिंदा दिल है। आदात और अतवार मुसलमानों जैसी हैं और सिर्फ मुसलमानों के साथ उठता बैठता है। वो इन दोस्तों के घरों का पका हुआ गोश्त भी खा लिया करता था। ये सब ताश खेला करते थे और कभी कभी चंद आनों की बाजी लगाकर जुआ भी खेल लेते थे। लेकिन जुआ उनकी आदत नहीं, कभी कभार का शुगल था। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जीत जाता वो जीते हुए पैसे सबको खिला देता था। मैंने बहुत कुरेदा, बहुत जिरा की, बात से बात निकाली, लेकिन मुझे हल्का सा भी इशारा न मिला कि इनमें से किसी की भी सुरेश के साथ दुश्मनी थी। मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ चला गया होगा। तीनों ने अलग अलग एक ही जैसा जवाब दिया कि इन्हें कुछ पता नहीं और वो खुद हैरान हैं कि वो कहाँ गायब हो गया है। सुरेश के बाप और दूसरे रिश्तेदारों ने भी इन लड़कों से पूछा था कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है। मैंने तीनों को इकट्ठा बिठा लिया और उन्हें कहा कि सोचो, शायद कोई वजह या कोई इशारा तुम्हारे जहन में आ जाए। क्या वो लापता होने से पहले परेशान था? वो खुश रहने वाला लड़का था, एक ने जवाब दिया, लेकिन जब परेशान होता तो बहुत ही परेशान होता था। परेशानी की वजह उसकी बीवी है। वो इससे खुश नहीं रहती, अक्सर अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है। हमें यकीन है कि वो सुरेश को पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती होगी, मैंने कहा, इसीलिए ज़्यादातर मेके में रहती है। हम तीनों में से किसी को मालूम नहीं कि ऐसी बात है, एक ने कहा। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे शक है कि वो तुम में से किसी को पसंद करती है। मालूम नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, रिसालदार मेजर के बेटे ने कहा। मैं ये नहीं कहता कि हम तीनों शरीफ लड़के हैं। मैं सुरेश की बीवी की बात करता हूँ। हम उसके घर जाते रहते हैं, उसकी बैठक में बैठते हैं। उसकी बीवी शर्माने वाली लड़की नहीं, हमारे सामने आती है, खुलकर दोस्तों की तरह बातें करती है। कई बार बाहर खेतों में, नदी पर हम में से किसी न किसी को मिली है, रुक कर गपशप भी लगाती है, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम तीनों में से किसी ने कभी नीयत खराब नहीं होने दी। इसकी वजह यह है कि सुरेश हमारा दोस्त है। वो कहा करता है कि उसे मुसलमान अच्छे लगते हैं। हम उसके घर की इज्जत पर हाथ डालकर उससे ये नहीं कहलवाना चाहते कि मुसलमान कमीने होते हैं। जरा सी बात तो नहीं कि इस लड़की ने किसी के साथ मरासिम पैदा कर रखे हों और इन दोनों ने मिलकर सुरेश को कहीं गायब कर दिया हो, मैंने कहा। हमें ऐसा शक हुआ था, एक लड़के ने कहा, और हम तीनों ने सुरेश के बाप से कहा था कि वो सुराग लगाने की कोशिश करे कि सुरेश की बीवी के किसी के साथ मरासिम थे। अगर वो आदमी मिल जाए तो हम उससे बेइज्जती का इंतकाम लेंगे, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। ये तो मैंने खुद भी सोचा था कि ऐसी बात होती तो लड़की यहाँ ना होती।
एक लड़की के लिए ये काम आसान भी नहीं था। ऐसे काम के लिए किसी बड़े ही दिलेर मर्द की और ऐसे मर्द की ज़रूरत थी जो कस्बे से बाहर होता और जिसे हमेशा कस्बे से बाहर ही रहना होता। इस सूरत में सुरेश का कत्ल ज़रूरी था। इन 3 नौजवानों ने मुझे अपने एक और दोस्त का नाम बताकर कहा कि वो सुरेश का दोस्त भी है और पड़ोसी भी, और शायद उसके घर के अंदर की बातें भी बता सके। इसके साथ ही उन्होंने ये इंकशाफ किया कि सुरेश की एक जवान बहन 2 साल से बेवा होकर घर बैठी है और उसके मुतालिक कुछ किस्से कहानियां मशहूर हैं। मैंने उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने कहा कि वो सुरेश के इस दोस्त से ही पूछें। इन तीनों को मैंने थाने में ही खाना खिलाया और कहा कि वो मेरी मदद के लिए मौजूद रहें। इनका ये डर मैंने ख़त्म कर दिया था कि वो मुश्तबा हैं। एक कांस्टेबल को भेजकर सुरेश के चौथे दोस्त को बुला लिया। उसके आने तक मैंने एएसआई से कहा कि वो मुखबिरों को बुलाकर सुरेश के घरेलू हालात मालूम करे। एएसआई को ज़्यादा हिदायत जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे मालूम था कि इस किस्म के केस में क्या कुछ मालूम किया जाता है। सुरेश का ये दोस्त एक मुसलमान दुकानदार का बेटा था। उम्र 22-23 साल, साफ सुथरे रंग और बड़े अच्छे नए नक्शो निगार का जवान था। कुछ घबराया हुआ था। मैंने उसे उसके 3 दोस्त दिखाकर कहा कि वो घबराए और डरे नहीं, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। इससे मैंने वही बातें पूछी जो इन 3 नौजवानों से पूछ चुका था। उसने वही जवाब दिए जो ये लड़के दे चुके थे। इन तीनों की तरह ये नौजवान भी ज़हीन था। मैंने उसे कहा कि वो सुरेश की बीवी के मुतालिक बहुत कुछ जानता होगा क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता है। चाल चलन की बहुत बुरी लगती है, उसने जवाब दिया, लेकिन पूरी तरह पाक और साफ है। वो खूबसूरत, हंसमुख और बच्चों की तरह खिलंडरी है, शर्माती नहीं। मर्दों की तरफ देखती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हों। मेरे ये 3 दोस्त मालूम नहीं आपको क्या कुछ बता चुके हैं। मैं आपको सही बात बताता हूँ। मेरा सुरेश के घर आना जाना है, उसकी बीवी हमारे घर आती है। ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें करती है कि मर्द किसी और ही धोखे में आ जाते हैं। 3 इकट्ठे जवान इस लड़की से बेइज्जती करवा चुके हैं। वो सुरेश को क्यों पसंद नहीं करती? शायद इसके रंगो रोगन की वजह से, उसने जवाब दिया। एक वजह यह भी है कि सुरेश अपने दोस्तों में हंसता खेलता है, लेकिन घर में वो बड़े रौब से रहता है। अपनी बीवी पर हुक्म चलाता है, बीवी इसे पल्ले नहीं बांधती। सुरेश परेशान रहता है। सुरेश हिंदुओं की तरह बुज़दिल और फरेबकार है या उसकी आदतें मुख्तलिफ हैं? इसकी आदतें हम जैसी हैं, उसने जवाब दिया। दिलेर इतना है कि हम उसे बेवकूफ़ कहा करते हैं। सुना है कि उसकी एक जवान बहन बेवा है। मैंने इस शक पर उसकी बहन के मुतालिक पूछा कि वो इसकी गुमशुदगी या कत्ल का बायस हो सकती थी। मुझे सबसे पहले लापता होने का बायस या पस मंज़र मालूम करना था। घर में 2 खूबसूरत और जवान लड़कियों की मौजूदगी घर के किसी मर्द के कत्ल का बायस भी बन सकती थी। मैंने पूछा, ये जवान और बेवा बहन कैसी है? मुझे शक है कि यही बहन सुरेश की गुमशुदगी की जिम्मेदार है, उसने जवाब दिया। वो अच्छे चाल चलन की औरत नहीं, उसकी उम्र 25-26 साल है। उसका रंग सुरेश की तरह सांवला नहीं, साफ सुथरा हल्का गंदुमी रंग है और नक्शो निगार बहुत तीखे हैं। कस्बे से 1 मील दूर नदी से ऊपर सब्जियों का एक बाग है। उसका मालिक अब्दुल रहीम जवान आदमी है, उसका जमींदारा खासा है। कुछ अरसे से सुरेश की बहन वहाँ जाती है और अब्दुल रहीम उसके लिए वहाँ मौजूद होता है। इस औरत का नाम उषा है। पहले पहल तो मैंने इसे अव्वा समझा था, लेकिन अपनी आंखों देखा तो यकीन हो गया। अलग सुबह औरतें नदी पर जाती हैं, उषा भी जाती है। मैं 3 बार उसके ताक़ुब में गया। एक सुबह मैंने देखा कि अब्दुल रहीम अपने बाग में टहल रहा था। मैं छुपकर देखता रहा। उषा एक तरफ से बाग में दाखिल हुई और मैंने उसे अब्दुल रहीम के साथ उस मकान में जाते देखा जो बाग में है। इसके बाद भी मैंने उसे बाग में देखा। सुरेश को मालूम था, उसे अब कोई 2 महीने हुए पता चला था। उसने कहा, मुझे बहुत पहले का पता था। मैंने उससे जिक्र करना मुनासिब न समझा। अपनी बहन के मुतालिक कौन ऐसी बातें सुनता है? मैं आपको एक और बात बताऊं, सुरेश मेरा दोस्त है, मेरे साथ खाता पीता भी है। उसकी इज्जत को मैं अपनी इज्जत समझता हूँ। एक सुबह उषा को मैंने बाग में से निकलते देखा तो फसलों की ओट में उसे रोक लिया। मैंने उसे कहा, उषा, तुम्हारे भाई ने दोस्तों में और सारे शहर में अपनी इज्जत बना रखी है, तुम उसकी इज्जत तबाह कर रही हो, बाज आ जाओ। उसने जरा सी भी शर्म महसूस न की और मेरे सीने पर हल्के से दोनों हाथ मारकर बोली, तुम पड़ोसी होकर मेरी बात न पूछो तो मैं क्या करूं?
वादा करो तो मैं बाग नहीं आया करूंगी। मुझे याद आ गया कि उसने मेरे साथ कुछ अर्सा पहले बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी। मैं उसके इशारे समझ भी गया था, लेकिन मैं इस टाइप का नहीं था। मैं उसे कुछ और कह रहा था और वो कुछ और समझ रही थी। मैंने उसे फिर अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, तो भी वो न समझी और कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि उसके पास नहीं जाया करूँगी। सारी उम्र के लिए तुम्हारी हो जाऊँगी। मुझे मुसलमान कर लो और मेरे साथ शादी कर लो। मुझे अपने खाविंद की मोहब्बत चाहिए। अगर मुझे किसी से मिलने मिलाने से रोकेगा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। इसके आंसू बहने लगे और मैं इसे वहीं खड़ा छोड़कर घर आ गया। यहाँ मैं आपको हिंदुओं के इस जुल्म और बेरहमी के मुतालिक कुछ बताता हूँ जो वो बेवा औरतों पर करते हैं। अब नई तहजीब के हिंदू शायद इस पे पाबंदी को कबूल नहीं करते, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत ही कम हैं। इनके यहाँ पाबंदी यह है कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती, खा वो शादी की एक ही रात गुजार कर बेवा हो जाए। बच्चों वाली औरत बेवा हो जाए तो बच्चों से दिल लगा लेती है, मगर नौजवान और भरपूर औरत बेवा हो जाए तो वो ही जानती है कि उस पर क्या गुजरती है। जैसा कि सुरेश की बहन उषा, वो इस जिंदगी से तंग आ गई थी। ये जो आप अखबारों में पढ़ा करते हैं कि भारत में फला शहर में हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनकी औरतों की बेहुरमती की, इससे हमारा खून खोला करता है। हिंदुओं के लिए औरत की बेहुरमती कोई ख़ास बात नहीं। 1947 में मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान औरतें अगवा और बेआबरू की गई थीं। ये हिंदुओं के लिए खेल है। अपनी औरतों के साथ भी वो ऐसा ही सलूक किया करते हैं। ये तो हिंदुओं में रस्म थी कि कोई आदमी मर जाए तो उसकी बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये जालमाना रस्म कानूनन मुगलों ने ख़त्म की थी। भारत के मौजूदा कानून में भी ये जुर्म है, लेकिन ये रस्म जिसे सती कहते हैं, हिंदुओं के यहाँ अभी तक मौजूद है और मालूम होता है कि हिंदू इसे असरनो जिंदा कर रहे हैं। भारत से इस किस्म की खबरें आती रहती हैं। सती को जुर्म करार दिए जाने के बाद बाज़ हिंदू अपनी जवान बेवागान को मथुरा के बाहर द्वारका भेज देते हैं। ये इनके बहुत बड़े मंदिर हैं। ये जवान औरतें वहाँ दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर खामोश जिंदगी गुजारती हैं और पंडितों की अय्याशी का जरिया बनी रहती हैं। वो हिंदुओं ने जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं जो एक तरह के दारुल अमान हैं। कुछ बेवा लड़कियाँ वहाँ भेज दी जाती हैं। आपने अक्सर उनके बारे में सुना होगा। हर औरत रूहानी तस्कीन चाहती है कि उसको बच्चे चाहती है और घर आबाद करना चाहती है। ये इसकी फितरत के मुतालबे हैं जो पूरे ना हों या इन्हें ज़बरदस्ती दबाया जाए तो इस किस्म की वारदातें होती हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुरेश के दोस्त ने मुझे बताया। सुरेश को जब पता चला कि उसकी बहन अब्दुर्रहीम के पास जाती है तो वो बहुत परेशान रहने लगा। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि अब्दुर्रहीम के साथ उसकी लड़ाई हो गई है और उसने अब्दुर्रहीम से कहा है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कब का वाक़या है? मुश्किल से 1 महीना गुजरा है, उसने जवाब दिया। सुरेश बहुत भड़का हुआ था। अपनी बहन को भी उसने मारा पीटा होगा, मैंने कहा। ये इसकी एक और मजबूरी है, उसने कहा। वो अपनी बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उषा दरअसल शैतान फितरत औरत है। सुरेश की बीवी सिर्फ सुरेश को ही नापसंद नहीं करती, उसे इस खानदान से ही नफरत है, जिसकी वजह यह है कि उषा तबीयत की खुशीली है। वो सुरेश की बीवी के पीछे पड़ी रहती है। मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उनके घर आते आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। सुरेश की माँ भी और बाप भी उषा का ही साथ देते हैं। वो सुरेश की सुनते ही नहीं। उसकी बीवी उसे बुज़दिल और न जाने क्या क्या कहती है। वही सुरेश जो बाहर सही मायनों में जवां मर्द और दिलेर होता है, घर में जैसे मर ही जाता है। उसके लिए दूसरी मुसीबत उसके ससुराल वालों ने खड़ी कर रखी है। उसकी बीवी अपने माँ बाप को जाकर बताती है कि सुरेश के घर वाले उसके साथ क्या सलूक करते हैं। इसके जवाब में लड़की के माँ बाप सुरेश के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। वो अमीर कबीर लोग हैं और असर और रसूख वाले भी हैं, इसलिए वो सुरेश के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इससे वो और भी ज़्यादा परेशान रहता था। तुम्हारी अपनी क्या राय है? मैंने से पूछा कि वो घर के हालात से तंग आकर घर से भाग गया है। मेरी राय तो यही है, उसने जवाब दिया। बहन बदकार हो और भाई के सर चढ़ी रहे और भाई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके तो ऐसे भाई को खुदकुशी कर लेनी चाहिए या वो मुंह छुपाने के लिए घर से भाग जाए। मेरे अजीज भाई, मैंने उसे कहा, तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो।
सुरेश के घर के हालात देखते रहो, अपने घर की औरतों से कहो कि वहां जाकर उसकी माँ, बहन और बीवी की बातें सुना करें। शायद कोई खुरा खोज, कोई सुराग मिल जाए। अगर बाग वाले अब्दुल रहीम के साथ तुम्हारी दोस्ती या मेल मुलाकात हो तो इस पर भी नजर रखो। उसके साथ तो हमारी लड़ाई है, उसने कहा। मैं और ये तीनों लड़के एक रोज अब्दुल रहीम के पास गए थे और उसे कहा था कि सुरेश हमारा दोस्त है, हम दोस्ती का हक अदा करने आए हैं और तुम उसकी बहन की इज्जत के साथ न खेलो। वो 2 बच्चों का बाप है। हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम बच्चे हो, अभी इन कामों में ना पड़ो। हमने उसे बरखुरदारी से कहा कि वो इस बदकारी से बाज आ जाए। उसने कहा, तुम चारों हिंदू की दोस्ती को तर्क कर दो। हिंदू हमारा दुश्मन है। जिस रोज हिंदुओं को मौका मिलेगा वो हमें कत्ल करेंगे और हमारी औरतों को खराब करेंगे। तुम नादान हो। उसके साथ बहस होती रही और वो गुस्से में आ गया। हमने उसे कहा कि हम दोस्ती का हक अदा करके ही रहेंगे। वो कहने लगा कि तुम मुझे कत्ल करोगे। हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम जो कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा और तुम जिंदा रहे तो सारी उम्र याद रखोगे। वो बड़ा ढीठ आदमी है। कहने लगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा कि तुम सुरेश की बहन और बीवी के जाल में फंसे हुए हो और तुम चोरी चकारी करके इन्हें माल खिला रहे हो। उसकी इस धमकी से हम कुछ डर गए, लेकिन हमने उससे धमकियां दी और आ गए। इसके 2-4 दिन बाद की बात है कि मैंने उषा से बात की थी कि वो अपने भाई की इज्जत को बर्बाद ना करे, लेकिन उसने बात समझने की बजाय मुझे ही फांसने की कोशिशें की। मैंने अपने इन दोस्तों को बताया और उन्हें कहा कि अब्दुल रहीम ने इस लड़की पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रखा, वो अपनी मर्जी से वहां जाती है। हमें इस मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं। इस नौजवान से मुझे बहुत कुछ मिल गया। कुछ और भी उससे पूछा और मेरे जहन में 2 शकूक पुख्ता हो गए। एक ये कि सुरेश घर के हालात और बहन के चाल चलन से तंग आकर भाग गया है। दूसरा ये कि उसने अब्दुल रहीम के साथ लड़ाई मोल ली। फिर इसके दोस्तों ने अब्दुल रहीम को धमकियां दी और इनका झगड़ा हुआ। अब्दुल रहीम ने सुरेश को कत्ल कर दिया या करवा दिया। लिहाजा मेरा मुश्तबा नंबर 1 अब्दुल रहीम था। मैं इसे नहीं जानता था। हर थानेदार अपने इलाके के सरकर्दा अफराद से वाकिफ होता है, खा वो नेक कामों में सरकर्दा हों, खा जुराइम में। अब्दुल रहीम से मैं वाकिफ नहीं था। मेरे सामने इसका जिक्र कभी नहीं आया था। इसका मतलब ये था कि वो कोई खास आदमी नहीं था। मेरा एक कांस्टेबल उसे जानता था। उसने बताया कि अब्दुल रहीम खुशहाल जमींदार है और वो नेक नाम नहीं। मुख्तसर ये कि उसके मुतालिक मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली जिसने मेरा शक मजीद पुख्ता कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ मुझे किसी ठोस शहादत की ज़रूरत थी। सारे काम एक ही दिन में नहीं हो जाया करते। तफ्तीश और सुराग रसानी दिक्कत तलब काम है। मेरे पास और भी कई काम थे। एएसआई के पास भी बहुत केस थे। मैंने 3-4 दिनों बाद सुरेश के बाप को बुलाया और मैं उस पर बरस पड़ा। अपने बेटे के लिए तुम लोगों ने अपना घर जहन्नम बना रखा था, मैंने कहा, और अब उसे ढूंढते फिरते हो। मैंने तुमसे पूछा था कि वो अपनी बीवी के साथ खुश रहता था तो तुमने कहा था कि हाँ खुश रहता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी बेवा बेटी बाग में अब्दुल रहीम के पास जाती है और तुम्हारा बेटा उसे मना करता था और तुम और तुम्हारी बीवी उसे बुरा भला कहते थे। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बेटी को इजाज़त दे रखी थी कि वो किसी के साथ भी दोस्ती गांठ कर बेवगी के दिन गुजार ले? बूढ़े का मुंह खुल गया और उसके हाथ ऊपर उठाकर अपने आप ही मेरे आगे जुड़ गए। उसकी जैसे जबान ही बंद हो गई थी। वो मेरे इल्ज़ाम की तरदीद भी नहीं कर रहा था। क्या तुमने अब्दुल रहीम के साथ कभी बात करने की नहीं सोची थी? मैंने कहा। तुम चंद सरकर्दा आदमियों से कहकर अब्दुल रहीम के खिलाफ कोई कार्रवाई करा सकते थे। वो चुड़ैल है महाराज, उसने कहा। खराब अपनी लड़की हो तो हम दूसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? फिर तुम अपनी बेटी के हक में अपने बेटे के खिलाफ क्यों हो गए थे? मैंने पूछा। हम उसे किसी खास वजह से यकीन दिलाना चाहते थे कि उसकी बहन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसने जवाब दिया। मेरा बेटा बड़ी सख्त तबीयत का है। हमें डर लगा रहता था कि वो अपनी बहन को जान से मार डालेगा। मुझे इन लोगों की इज्जत बेइज्जती का ज़रा सा भी गम नहीं था। मैंने इनके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी तफ्तीश के लिए मेरे लिए वो बाइस मालूम करना ज़रूरी था जिसने लड़के को लापता किया था। सुरेश के दोस्तों ने मुझे जो बातें बताई थीं, मुझे इनकी तस्दीक की ज़रूरत थी। मुझे सुरेश के बाप पर गुस्सा इसलिए आया था कि उसने मुझे इंतहाई ज़रूरी बातें नहीं बताई थीं। अब उसने तस्दीक कर दी। उसने ये भी कहा कि उषा
सुरेश की बीवी को हर वक्त परेशान रखती थी और सुरेश के ससुराल सुरेश की जान को आते रहते थे। अगर तुम्हारा बेटा घर के हालात से तंग आकर भाग गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा। मुझे एक शक है, उसने कहा। वही जो आपने नाम लिया है, अब्दुल रहीम, उसने मेरे बेटे को गायब किया होगा। ये शक कब पैदा हुआ है? मैंने पूछा। उसने 2 हिंदुओं के नाम लेकर कहा कि उन्होंने ये शक किया है। उनकी बातें सुनकर मुझे भी ख्याल आया कि ऐसे हो सकता है। एक रोज सुरेश ने मुझे सख्त गुस्से में कहा था कि उषा और अब्दुल रहीम किसी रोज उसके हाथों कत्ल होंगे। मैंने उसे कहा था कि वो ऐसी बातें अब्दुल रहीम से ना कह बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि कत्ल होने से पहले उसके हाथों कत्ल हो जाए। मुझे तो ये शक है कि मेरा बेटा कत्ल हो गया है। ये शक तो मुझे भी था। मैंने दूसरे दिन सुरेश की बहन उषा को थाने बुला लिया। उसका बाप साथ था। बाप को मैंने अलग बिठा दिया। उषा अच्छे चाल चलन की औरत नहीं थी, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कद-बुद के लिहाज से उसमें बड़ी कशिश थी और खुदा ने उसे शक्ल सूरत भी बड़ी अच्छी दी थी, मगर उसकी किस्मत बहुत ही बुरी थी। 25 साल भी कोई उम्र होती है? इसे तो किसी की बीवी होना चाहिए था। इसे देखकर हर हिंदू कहता होगा कि वो उषा के साथ शादी कर ले, लेकिन इस बेबुनियाद मजहब ने बेवा पर बड़ी जालिमाना पाबंदी आयद कर रखी थी। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बातें की और उसके मजहब ने जो जुल्म कर रखा था उसका मैंने खुलकर जिक्र किया। उसके आंसू बहने लगे। उसे मोम की तरह पिघलाकर मैंने उसे अपने सांचे में ढालना शुरू कर दिया। वो जब पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गई तो मैंने उसे एहसास दिलाए बगैर कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ उससे बाकायदा पूछताछ शुरू कर दी। मैंने उससे जो कुछ पूछा और जो उसने जवाब दिए वो बड़ी ही लंबी बात है। सारी बात सुनाने की ज़रूरत नहीं, इसके अहम हिस्से सुना देता हूँ। तुम्हें अपने भाई से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वो लापता हो गया और तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं? मैंने कहा। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारा भाई मिल जाएगा या नहीं। यह आपको कैसे शक हुआ है कि मुझे अपने भाई का गम नहीं? उसने कहा। मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे शक होता है। मैंने कहा। झूठ ना बोलना उषा, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। सुरेश तुम्हारी वजह से ही लापता हुआ है और उसका मुजरिम अब्दुल रहीम है। देखो उषा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है और दुश्मनी किसके साथ है। मेरी दिलचस्पी तुम्हारे भाई के साथ है। वो चौंक कर मुझे देख रही थी। तुम्हें मालूम है कि सुरेश की अब्दुल रहीम के साथ लड़ाई हुई थी? मैंने कहा। और दोनों ने एक दूसरे को कत्ल की धमकियां दी थीं। मैं हैरान हूँ कि एक औरत अपने भाई की बजाय एक गैर मर्द का साथ क्यों दे रही है। आप गलत कह रहे हैं, उसने कहा। आप गलत कह रहे हैं, उसने कहा। मैंने इस गैर मर्द का साथ छोड़ दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई कहाँ है। तुमने ऐसा क्यों कहा था? मैंने पूछा। तुम्हें ऐसा शक क्यों हुआ था? अब्दुल रहीम ने एक रोज़ मुझे बताया था कि सुरेश ने उसे कत्ल की धमकी दी है, उसने जवाब दिया। सुरेश की उसके साथ अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। अब्दुल रहीम ने मुझे कहा था कि अपने भाई से कह देना कि मुझसे टक्कर लेगा तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मैंने उसे कहा था कि वो मेरे भाई के मुतालिक ऐसी बातें ना करे, वरना मैं उसके पास आना छोड़ दूंगी। उस रोज़ बात आई गई हो गई। चंद दिनों बाद सुरेश लापता हो गया। उसे इधर उधर तलाश करते रहे। मैं ये उम्मीद लगाए बैठी रही कि वो नाराज़ होकर चला गया है, वापस आ जाएगा। 5-6 दिन गुजर गए तो मुझे यकीन हो गया कि अब्दुल रहीम वार कर गया है। मैंने उसे साफ कहा कि मेरा भाई मुझे वापस कर दो। वो कस्में खाने लगा, लेकिन मैंने एतबार न किया। अब्दुल रहीम काबिल एतबार हो ही नहीं सकता। वो मेरे साथ दोस्ती करके अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। मैं उसके पीछे पड़ी रही और वो मुझसे ये मनवाने की कोशिश करता रहा कि मेरे भाई की गुमशुदगी में उसका ज़रा सा भी अमल दखल नहीं है। मैंने उसके साथ कहते ताल्लुक़ कर लिया है। मैं ये बात किसी से कह नहीं सकती। मैं आपका इंतज़ार करती रही। मैंने सोचा था कि आप मुझसे ना मिले तो मैं आपके पास खुद ही आ जाऊंगी और आपको बता दूंगी कि मेरे भाई को अब्दुल रहीम ने गायब किया है और शायद कत्ल भी करवा दिया है। मेरा ख्याल है कि तुम सुरेश की बीवी को तंग करती हो, मैंने कहा। और बीवी उसे तंग करती रही है, इसलिए वो घर से भाग गया है। इस लड़की के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो कोई तसल्ली बख्श या कोई ठोस जवाब न दे सकी। मुझे उसके जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं कुछ और मालूम करना चाहता था। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पर सवालों का जाल फेंका। बहुत देर की पूछगछ और जिरह के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उषा को
सुरेश की बीवी के खिलाफ कोई ठोस शिकायत नहीं थी। इस लड़की ने भी उषा से कहा था कि वो खानदान की बदनामी का बायस न बने। इसके अलावा उषा इस लड़की से इसलिए भी जलती थी कि ये लड़की अपने आप को उषा से ज्यादा खूबसूरत समझती थी। क्या मेरा भाई मिल जाएगा? उसने पूछा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर जिंदा हुआ तो मिल जाएगा, मैंने कहा, लेकिन जो शक तुमने जाहिर किया है अगर वो सही निकला तो फिर तुम खुद सोच लो। उसके आंसू देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और उसके चाल चलन के मुतालिक सोचा तो मुझे और भी ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने उसे कहा, उसे तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली है। वो कुछ देर मेरे मुंह पर नजरें जमाकर चुप रही, फिर उसका सर झुक गया। मैं बोल बोल कर थक गया था। मैं भी चुप रहा। आखिर उसने सर उठाया। हाँ, मैं पापी हूँ, उसने धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन ये पाप मेरे मजहब का है। क्या कोई जवान औरत इस तरह से जिंदगी गुजार सकती है? हिंदू बेवा मारी मारी फिरती हैं, मगर मर्द की फितरत ऐसी है कि वो प्यार का धोखा देकर औरत को खिलौना बना लेता है। आपको मालूम होगा कि कोई मुझ जैसी बदनसीब लड़की बेवा हो जाए तो उसकी सहेलियां उसका साथ छोड़ जाती हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को जवानी में बेवा हो जाने वाली लड़की के पास बैठने से रोक देते हैं। यही सलूक मेरे साथ हुआ। सुरेश की बीवी, जो हमारे घर में रहती है, मुझसे दूर रहने की कोशिश करती है। उसने मुझे साफ कह दिया था कि मेरे कमरे में ना आया करो। उसे उसके माँ बाप ने मेरे साथ बोलचाल से मना कर रखा है। अपने घर की लड़की मुझसे नफरत करती है। क्या ये मेरा गुनाह है कि मेरा खामिद मर गया है? क्या अपने खामिद को मैंने कत्ल किया है? इससे बेहतर तो सती की रस्म थी। औरत को उसके खामिद की लाश के साथ ही जला दिया जाता था। वो एक ही बार जलकर राख हो जाती थी। बेवगी में पल पल नहीं जलती थी। बेवा से तो उसका बाप भी नफरत करता है। क्या आप समझते हैं कि मैं एक गैर मर्द के पास चोरी छुपे जाकर खुश होती हूँ? मैं अपने आप को कोसती हूँ, लेकिन मैं रह भी नहीं सकती। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक था, मुझे उसकी इन बातों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये मैंने आपकी दिलचस्पी के खातिर लिख दी हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदू मजहब दरअसल है क्या। उषा अपने आप को सती भी कोसती भी थी और इसके अलावा कह भी कह सकती थी। वो अपने रद्द अमल का इजहार नहीं कर सकती थी। वो कहना ये चाहती थी कि इसकी बदचलनी, और वो भी एक मुसलमान के साथ, इंतकामी कार्रवाई थी जो वो अपने मजहब और अपने समाज के खिलाफ कर रही थी। सुरेश की गुमशुदगी के 5वें-6 रोज उसके बाप ने बताया कि तफ्तीश में मजीद 4-5 दिन गुजर गए थे। एक रोज सुबह सवेरे इत्तला आई कि नदी में एक लाश पड़ी है। मैं वहां गया। अब्दुर्रहीम का बाग कस्बे से 1 मील के लगभग दूर था। नदी उसके करीब से गुजरती थी। इस बाग से तकरीबन 1 मील आगे नदी 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ती थी। मोड़ पर चट्टान थी जिससे पानी टकराकर मुड़ता था। नदी बरसाती थी। जिन दिनों का ये वाकया है, उन दिनों में इसमें पानी बहुत थोड़ा था। किनारे के साथ साथ पानी था। मोड़ पर जाकर पानी गहरा हो जाता था, छोटी सी झील की सूरत इख्तियार कर लेता था। लाश इस झील से आगे पानी में पड़ी थी। वहां चूंकि पानी गहरा नहीं था, इसलिए लाश बहकर आगे नहीं जा सकी थी। मैंने लाश देखी। पुरानी थी, बहुत सूज गई थी और कहीं कहीं से खाई हुई भी थी। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। मेरी राय ये थी कि ये जो कोई भी था, इसे कत्ल करके लाश झील में फेंक दी गई और ये अब तैरकर ऊपर आई है। लाश पानी में डूब जाती है और 8-10 रोज बाद जब ये सूज जाती है तो तह से उभरकर सतह पर आ जाती है। मैंने पहला काम ये किया कि सुरेश के बाप और ससुर को बुलाया। उन दिनों सुरेश ही एक आदमी था जिसके लापता होने की रिपोर्ट आई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि ये लाश सुरेश की है या नहीं। उसका बाप और ससुर आए तो सुरेश की माँ और बहन भी उनके साथ आ गईं। उन्होंने लाश को बड़े गौर से देखा। सुरेश के बाप ने वसूख से कहा कि ये लाश सुरेश की है। सुरेश के ससुर ने भी यही कहा। फिर सुरेश की माँ और उसकी बहन उषा बुरी तरह रोने लगी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि उन्होंने किस किस निशानी से लाश की शनाख्त की थी। एक तो कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और एक पुराने जख्म का निशान बाजू पर था। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। गुमशुदगी का केस अब कत्ल का केस बन गया था। उषा और उसकी माँ की चीखें और बैन बर्दाश्त नहीं होते थे। माँ बार बार बैन करती थी, हाय डायन, मेरे बच्चे को खा गई। हाय, मैं किस चुड़ैल को ब्याह लाई थी। वो सुरेश की बीवी को कोस रही थी और सुरेश के ससुर के चेहरे पर कहर उतरा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसके इस गम को भी मैं समझता था।
कि उसकी जवान बेटी बेवा हो गई थी और उसे सारी उम्र काबिल नफरत औरत बनकर घर बैठना था और उषा की तरह अपने खानदान की बदनामी का बायस बनना था। मुझे उषा की चीख-नुमा आवाज सुनाई दी, ये है मेरे भाई का कातिल। मैंने उधर देखा, बहुत से तमाशाई इकट्ठे हो गए थे। उषा उनकी तरफ दौड़ी जा रही थी। एक आदमी तमाशाइयों से पीछे हटकर भागने की कोशिश कर रहा था। उषा ने उस तक पहुंचकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। इस आदमी ने उषा को धक्का देकर गिरेबान छुड़ा लिया। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि इस आदमी को इधर ले आओ। उषा भी इसके साथ आ गई। वो रोते हुए रट लगाए जा रही थी, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, इस पापी ने ये कहता था कि मुसलमान हो जाओ तो तुमसे शादी कर लूंगा। वो भाई की लाश देखकर पागल हो गई थी और जो मुंह में आया बकती गई। वो आदमी मेरे सामने आया। अच्छा खूबरू आदमी था, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था। मैंने उससे नाम पूछा। अब्दुल रहीम, उसने हकलाते हुए कहा। ये छटी हुई बदकार औरत है जनाब, इसकी ना सुने। जब देखो मेरे बाग में पहुंची हुई है और कहती है कि मुझे मुसलमान कर लो, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। मैं उसके कहने पर तुम्हें फांसी नहीं चढ़ा दूंगा। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। घबराओ नहीं, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। तुमने ये लाश देखी थी? हाँ जी, उसने कहा। देखी थी, मैंने आपको इधर आते देखा था। फिर किसी ने बताया कि लाश बरामद हुई है तो मैं भी आ गया। तुम सुरेश को अच्छी तरह जानते थे? मैंने पूछा। क्या ये उसी की लाश है? कौन सुरेश? उसने हैरान सा होकर पूछा। मैंने उसे कभी नहीं देखा। उषा का भाई सुरेश, मैंने कहा। मैंने उषा को परे हटा दिया था। अब्दुल रहीम से कहा, उषा को बुलाता हूँ, उसके सामने कहना कि तुम सुरेश को नहीं जानते। वो खामोशी से मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और मैं उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर जो रंग आ जा रहे थे वो मुझे तसल्ली दे रहे थे कि मुजरिम मिल गया है। अब एक बार जुर्म कराना है और शहादत की फराहमी रह गई है। लाश जा चुकी थी। मैंने सुरेश के बाप और उसकी माँ और उसके ससुर से कहा कि वो थाने चलें। उषा को अलग करके अच्छी तरह समझाया कि वो मेरे साथ रहे और ज़बान बंद रखे और उसी बात का जवाब दे जो मैं पूछूं। उसकी जहनी हालत बहुत बुरी थी। मेरी बात समझ नहीं रही थी। बड़ी ही मुश्किल से उसे समझाया। उषा को मैंने साथ ले लिया और हेड कांस्टेबल से कहा कि वो अब्दुल रहीम को साथ ले ले और उसी के बाग में चले। अब्दुल रहीम 30 और 35 साल के दरमियान की उम्र का खूबरू और खुशहाल आदमी था। उसके मुतालिक मुझे कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली थी। उसका बाग बड़ा खूबसूरत था। सब्जियां थीं और फलों के दरख्त भी थे। ये कोई 4 एकड़ जमीन थी। उसमें ही उसने एक मकान बना रखा था जिसके 2 कमरे थे। इसके इर्द गिर्द पौधों और झाड़ियों की घनी बाड़ थी। इससे अब्दुल रहीम के ज़ौक़ का पता चलता था। वो जिंदा दिल इंसान था। बाग में रहट भी था। मैंने जाते ही बाग में काम करने वालों को अलग कर लिया। वो 2 आदमी थे, एक अधेड़ उम्र था और दूसरा अब्दुल रहीम की उम्र का। अधेड़ उम्र के बीवी बच्चे बाग में ही रहते थे। इनका कच्चा मकान बाग के एक कोने में था। दूसरा अकेला था। इसके बीवी बच्चे कस्बे में रहते थे। मैंने अधेड़ उम्र माली या मजारी की बीवी को भी बुला लिया। इस औरत को देखकर मैं चौंका। वो औरत नहीं, जवान लड़की लगती थी। उसकी उम्र 25-26 साल थी, लेकिन इससे भी कम लगती थी और उसका खामिन उससे कमोबेश 15 साल बड़ा था। उम्र के फर्क के अलावा खामिन सूखा सड़ा, मुरझाया हुआ, दुबला पतला और बदसूरत था और उसकी बीवी बड़े अच्छे रंग की खूबसूरत औरत थी। खूबसूरती कुछ और चीज़ होती है। खूबसूरती पाक भी होती है और बाज़ औरतों की खूबसूरती में बदी की आमेज़िश होती है। खूबसूरती की इन 2 किस्मों के अलावा एक किस्म और भी है जिसे पुलिस वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इस किस्म की औरतों के नक्श तीखे होते हैं और इनकी आंखें मुस्कुराती हैं। होठों के कोनों पर हर वक्त तबस्सुम सा रहता है। सरापे में दिलकशी होती है। ऐसी औरत किसी मर्द को नज़र भर कर देखे तो उस मर्द का जिस्म कांप जाता है। ऐसी औरत के अंदाज और बात करने के तरीके से यकीन हो जाता है कि ये तो बड़ी चालू औरत है, मगर मर्द को ऐसे चक्कर देती है कि दिन को तारे दिखा देती है। ऐसी औरतें कत्ल करवाती हैं और मकतूल की लाश पर ऐसे बैन करती हैं कि पत्थरों के भी आंसू टपकने लगते हैं। ऐसी औरत पुलिस के काम की होती है। जासूसी के लिए ऐसी ही औरतों को मुंतखब किया जाता है। ऐसी औरत को जब तालीम और ट्रेनिंग मिल जाती है तो हुकूमतों के तख्ते उलट दिया करती है। उसने अपना नाम जरीना बताया। वो उषा को देख रही थी और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं अब्दुल रहीम को उसके मकान के अंदर ले गया। सुनो भाई अब्दुल रहीम, मैंने कहा, तुमने कहा था कि तुम सुरेश को नहीं जानते।
मैंने तो सुना था कि तुम अकल वाले आदमी हो, लेकिन तुम में तो अकल है ही नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस पर गौर कर लो। यहाँ दोस्तों की तरह बात करूँगा, ये तुम पर मुनहसर है कि मुझे दोस्त और मुसलमान भाई समझो, और मैं भाई बनकर दिखाऊंगा। अगर मुझसे ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करोगे तो बात थाने में चली जाएगी। वहाँ मैं अपने सगे भाई को भी भाई नहीं समझा करता। असल बात यहीं बता दो। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ना बचा सका तो तुम्हारे वकील को ऐसे नुक्ते बता दूंगा कि तुम साफ बरी होकर आ जाओगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुरेश को मैंने कत्ल किया है? उसने तड़प कर पूछा। मैं नहीं, हालात और शहादतें कह रही हैं कि सुरेश को तुमने कत्ल किया है। मैंने कहा, सबसे बड़ी शहादत तो तुम खुद दे रहे हो। सुरेश को जानते हो, कह रहे हो कि तुम इसे नहीं जानते। हाँ मलिक साहब, उसने कहा, मैंने वाकई झूठ बोला है। मैं सुरेश को जानता था। मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मैं ही शक में न पकड़ा जाऊं। शक में पकड़े जाने का डर क्यों पैदा हुआ? मैंने पूछा। क्या तुम्हारा और सुरेश का कोई ऐसा ताल्लुक था कि कत्ल तक का अंदेशा था? मलिक साहब, उसने कहा, आपने किस तरह यकीन कर लिया है कि सुरेश कत्ल हुआ है? मैं तो कहता हूँ कि उसने खुदकुशी की है। पहले ये बताओ कि लाश सुरेश की है ना? मैं अगर अकेला होता तो यकीन से ना कहता कि लाश सुरेश की है, उसने जवाब दिया। उसके माँ बाप, बहन और ससुर ने कह दिया है कि ये उसी की लाश है, तो मैंने भी उसे उसी की लाश समझा। अब ये बताओ कि तुम इसे खुदकुशी कह रहे हो। मैंने कहा, क्यों? खुदकुशी की क्या वजह हो सकती है? बदचलन बहनों के भाई या तो कत्ल किया करते हैं या अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। उसने ऐसे दानिशमंदाना लहजे में कहा जैसे मुझे तिफले मकतब समझ रहा हो। ऐसे भाई कत्ल हो भी तो जाया करते हैं ना अब्दुल रहीम, मैंने कहा और अनजान बनकर उससे पूछा, क्या सुरेश की बहन वाकई बदचलन है? मैंने उसके मुतालिक उड़ती उड़ती कुछ बातें सुनी हैं। मलिक साहब ये जवानी में बेवा हो गई है, उसने कहा, और झक मारती फिरती है। कहाँ कहाँ? मैंने भी सुना है, उसने जवाब दिया। आपकी तरह मैं भी ज़्यादा नहीं जानता। पूछा, तुम्हारे गले क्यों पड़ गई थी? बड़ी मक्कार और अय्यार औरत है जी, उसने कहा। मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। मैंने इसे धुतकार दिया था, ये फिर भी बाज ना आती। मैंने इसे गाली गलौज करके बाग से निकाल दिया। इसने जाते जाते कहा कि देखना मैं तुम्हें कैसा जलील करती हूँ। मैंने परवाह न की, आज इसे मौका मिल गया है। तुम्हारा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं? मैं इस पर लानत भेजता हूँ, उसने वसूख से कहा। आप इसकी ज़बान पर एतबार कर लें तो ये मेरी बदकिस्मती होगी। चलो यार, मैंने कहा, आओ थाने चलकर बैठेंगे और वहाँ गपशप होगी। मैं वहाँ से चलने लगा तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, आप पहली बार मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कुछ खिदमत का मौका तो दें। क्या खिदमत करोगे? जो आप कहें, उसने कहा। मैं थाने की बेइज्जती से बचना चाहता हूँ। आप जो हुक्म करें पेश करूँगा। इस पेशकश से इसके खिलाफ शक पुख्ता हो गया। वो अगर बेकसूर था तो उसे रिश्वत पेश करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उसे कहा कि थाने चलकर बात कर लेंगे। वो इस तवक्को पर साथ चल पड़ा कि मैं उसे कुछ खिदमत करा के उसे छोड़ दूंगा। दोनों मज़ारे और एक मज़ारे की बीवी जरीना को भी थाने चलने को कहा। उषा भी साथ जा रही थी। ये वारदात खुदकुशी की भी हो सकती थी। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सुरेश के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे जो किसी भी इंसान को अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अब्दुल रहीम झूठ बोल रहा था, इससे गालिब शक ये था कि सुरेश को अब्दुल रहीम ने कत्ल किया या करवाया है। थाने में जाकर मैंने उससे एक बार फिर कहा कि वो असल बात बता दे, मगर वो मेरी खिदमत पर कमर बांधे हुए था। मैंने उसे अलग बिठा दिया और उस जवां साल मज़ारे को अपने सामने बिठाया जिसके बीवी बच्चे कस्बे में रहते थे। उसे कहा कि वो गरीब आदमी है, उसका झूठ उसे फंसा देगा, उसके गुनाहगार आका को बचा नहीं सकेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उससे जो कुछ पूछा जाएगा वो बिल्कुल सच बताएगा। मैंने सबसे पहले उषा के मुतालिक पूछा कि वो इसे जानता है या नहीं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जवाब दिया। बाग में चौधरी साहब अब्दुल रहीम के पास आया करती थी। क्या अब्दुल रहीम हर वक्त बाग में रहता था? नहीं, उसने जवाब दिया। दिन को 2-3 घंटों के लिए आता था। उषा उमूमन किस वक्त आती थी? सुबह सवेरे, जब अभी रोशनी पूरी तरह नहीं होती थी, उसने जवाब दिया। उस सुबह चौधरी साहब भी आ जाते थे। वैसे वो देर से आते हैं, कभी कभी रात को भी आ जाती है। उस वक्त भी चौधरी साहब बाग में मौजूद होते हैं। पैगाम कौन लाता ले जाता है?
उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसने ये बातें बताई हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया, तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया तो उसने जवाब दिया कि इनके दरमियान ज़रीना है। कभी अब्दुर्रहीम उसकी ज़बानी उषा को पैगाम भेजता है और कभी उषा चौधरी को पैगाम भेजती है। सुरेश के मुतालिक उसने बताया कि मैं इसे जानता हूँ, वो उषा का भाई है और वो 2 मरतबा बाग में आया था। तकरीबन 20 रोज़ गुजरे वो आखिरी बार आया था। हम अपने काम में लगे हुए थे। सुरेश और चौधरी साहब हमसे दूर खड़े हुए ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। इनमें कोई झगड़ा चल रहा था। हमारा ख्याल था कि इनमें हाथापाई हो जाएगी। मैं काम करते करते इनके कुछ करीब चला गया। सुरेश कह रहा था कि चौधरी, गुस्सा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी रह गई है। चौधरी साहब ने कहा कि ओए लड़के, तुझे बार बार कह रहा हूँ, जा दुकान पर बैठ, तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। सुरेश ने चौधरी का हाथ एक हाथ में पकड़ा और उस पर अपना दूसरा हाथ मारकर कहा, दुनिया देखेगी चौधरी, ये बाहर लाश किसकी पड़ी है। और वो बहुत तेज तेज चला गया। जरा याद करने की कोशिश करो, मैंने उसे कहा। 10 रोज पहले अब्दुर्रहीम रात को बाग में आया था। या सुरेश को तुमने बाग में या बाग के आसपास कहीं देखा था? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं रात को ईशा की नमाज तक यहाँ होता हूँ, उसके बाद जो कुछ होता है वो मैं नहीं जानता। इस मज़ारे से मुझे बहुत कुछ मिल गया। अभी मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहता था। ये तो इब्तिदाई पूछगिछ थी। मैंने उसे कहा कि वो और ज़्यादा सोचे, उसे कुछ बातें याद आ जाएंगी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैंने उससे क्या पूछा है, और अगर मुझे किसी दूसरे से पता चला कि इसे फलां बात भी मालूम थी जो उसने मुझसे छुपाई है, तो उसे शहादत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो बेचारा गरीब मज़ारे इतनी जुर्रत कहाँ कर सकता था। हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर कहने लगा कि वो कुछ नहीं छुपाएगा, और उसने मिन्नत की कि मैं किसी को पता न चलने दूं कि उसने मुझे क्या बताया है। इसकी मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी कि उषा अब्दुर्रहीम के पास आती रही है और अब्दुर्रहीम और सुरेश का उस पर झगड़ा हुआ था। अब्दुर्रहीम झूठ बोल रहा था, फिर भी मैंने मज़ीद तस्दीक ज़रूरी समझी। दूसरे मज़ारे को जो ज़रीना का खामिन था बुलाया, वो बदसूरत ही नहीं था, बेवकूफ़ भी था। मैंने उससे पूछा कि वो उषा को जानता है। वो मुंह खोलकर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और बोला, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो बोला, ना जी, मुझे क्या पता है। तुम बाग में नहीं रहते? मैंने पूछा, क्यों पर्दा डाल रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मालूम है कि उषा बाग में जाती रही है। मैं नहीं बताऊंगा, उसने कहा। चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मेरी हंसी निकल गई और मैं कुछ देर इस आदमी के चेहरे पर नजरें जमाए हुए सोचता रहा कि इंसान को गुर्बत किस हद तक ले जाती है। ये शख्स अपने चौधरी साहब को कानून से बाला और थानेदार से बड़ा आदमी समझता था। तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी किस तरह मिल गई है? मैंने मजाक के लहजे में पूछा। अपनी अपनी किस्मत है, उसने कहा। ये रिश्ता चौधरी साहब ने कराया था और मुझे अपने बाग में रख लिया था। बाग में ही मकान बना दिया था। मेरी पहली बीवी मर गई थी। और तुम्हारी बीवी चौधरी साहब की बहुत खिदमत करती होगी, मैंने कहा। बहुत जी, बहुत, उसने कुछ फखरिया लहजे में कहा। चौधरी साहब ज़्यादा वक्त बाग में ही गुजारते थे और मेरी बीवी को बुला लेते थे। उसे कहते, मुझे अपनी बीवी जहर लगती है, तुम्हें देखकर मेरी रूह भी खुश हो जाती है। चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने कहा। गरीबों का तो बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ जी, मुझ पर तो इतना करम करते हैं कि मैं इनके लिए अपना खून भी देने को तैयार रहता हूँ, उसने कहा। मेरी बीवी को उन्होंने जो कपड़े दिए हैं वो हम जैसे नौकर चाकर ख्वाब में भी नहीं देख सकते। मैं उसके साथ इसी तरह बातें करता रहा जैसी वो कर रहा था, और वो कुछ भी न समझते हुए बोलता चला गया। उसे इज्जत बेइज्जती का जरा सा भी एहसास नहीं था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि अब्दुर्रहीम ने उसे इस लड़की का रिश्ता क्यों ले दिया था और उसे बाग में ही मकान क्यों बना दिया था, और वो इसकी बीवी को ऐसे कपड़े क्यों देता था जो नौकर चाकर खाम में भी नहीं देख सकते थे। इसे ये भी एहसास नहीं था कि वो एक थानेदार से बातें कर रहा है और उसका चौधरी पुलिस के जाल में आ गया है। वो बोलता चला गया और मैं उसे लुक़्मे देता चला गया। मैंने ऐसे बेशुमार मज़ारे और नौकर चाकर देखे हैं। हर थानेदार देखता है और किसी से पूछे बगैर समझ जाता है कि इनकी ज़हनी और अखलाकी हालत क्या है। ज़रीना के खामिद की बातों से और कुछ अपने तजुर्बे से मेरे जहन में कुछ ख्याल पैदा हुए। मैंने इनके मुताबिक इससे कुछ बातें की, लेकिन तफ्तीश और तहकीकात के अंदाज से नहीं। कुछ अरसे से चौधरी साहब तुम लोगों पर इतने मेहरबान नहीं रहे थे जितना पहले थे, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि इस हिंदू लड़की ने, जिसका नाम उषा है, इन्हें ज़रीना से कुछ दूर कर दिया है। आप जानते हैं जी, हिंदू बड़ी पलीद कौम है, उसने कहा।
اپنی لڑکیوں کو سنبھال کر نہیں رکھتے اور وہ ہر کسی کو خراب کرتی پھرتی ہیں۔ اوشا جب باغ میں آتی تھی تو تمہاری بیوی سے بات چیت کرتی تھی؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ وہ میری بیوی کے پاس بہت دیر تک بیٹھی رہتی تھی، کبھی کبھی اسے 2 4 آنے بھی دے جاتی تھی۔ زرینہ چودھری عبدالرحیم کے گھر بھی جاتی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کی بیوی کا زرینہ کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ بہت بری عورت ہے، اس نے کہا۔ میری بیوی کو اچھی عورت نہیں سمجھتی۔ چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت بری عورت ہے۔ اس کے ساتھ کچھ دیر اور باتیں ہوئیں، لیکن وہ بالکل خونک تھا۔ میں نے کچھ کام کی باتیں اس سے اگلوا لیں، لیکن میرا اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ مجھے ایسی شہادت اور سراغ درکار تھا جس سے میں ثابت کر سکتا کہ سریش کو عبدالرحیم نے قتل کیا اور لاش پانی میں پھینک دی تھی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو عبدالرحیم نے یہ واردات اکیلے نہیں کی ہوگی، اس کے ساتھ کم سے کم ایک آدمی کا ہونا لازمی تھا۔ دوسرے مظاہرے پر مجھے شک تھا، زرینہ کا خاوند اس کام کے قابل نہیں لگتا تھا۔ ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی کہ لاش کا پوسٹ مارٹم قصبے کے اسپتال میں نہ ہو سکا، کیونکہ لاش بری طرح سوج گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی گردن ہے ہی نہیں۔ قصبے کے سرکاری اسپتال میں سیدھا سادہ عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوا کرتا تھا۔ سریش کی لاش کا پوسٹ مارٹم پیچیدہ تھا۔ لاش 40 میل دور بھیج دی گئی۔ میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ میں نے حالات اور قرائن کی روشنی میں اسے قتل کہہ دیا تھا اور اس خیال سے تفتیش شروع کر دی تھی۔